रूप नहीं दिया गया, गलत ढंग क्यों से। राहुल गांधी को ही चारधाम यात्रा में क्यों केवल आप केदारनाथ तक लेके गए? देखिए, सबसे टफ हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे ज्यादा नुकसान जहां हुआ था वो मतलब केदारनाथ आप ये था। दिखाना चाहते थे कि राहुल गांधी जैसा सोफिस्टिकेटेड आदमी अगर केदारनाथ जा सकता है तो देश का कोई भी आदमी जा सकता है। बिल्कुल यही हमारा मकसद भी था, क्योंकि एक फिगर है और ये मैं समझता हूं कि एक अभिनव प्रयास था। ये नहीं कहा जा सकता कि अकेले राहुल गांधी को वहां पर बुलाया गया, उससे पहले रामदेव जी को बुलाया गया। देखिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ क्रॉस फायर शनिवार रात 8 बजे। बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन अव्यवहारिक, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने की समीक्षा बैठक, जनता के सेवक बने अधिकारी, शासक बनने की न करे कोशिश। मोदी सरकार के रक्षा खरीद सौदे पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, संजय निरुपम ने की जांच की मांग, कहा रक्षा सौदे में हो रही है धांधलीबाजी। धनबाद में फेसबुक पर दोस्ती कर युवती का यौन शोषण, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी के कई फर्जी फेसबुक अकाउंट। और हीट वेव में झुलस रहा है बिहार झारखंड, पटना रांची में पारा 43 के पार, धूप में लोगों का निकला डूबस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार झारखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा मुखर्जी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की खूब तारीफ की है। दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत में बीजेपी और एंटी बीजेपी पार्टियों के बीच ही लड़ाई होने वाली है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि आरजेडी और जेडीयू के बीच होने वाले गठबंधन पूरी तरह से अव्यवहारिक है और ऐसा केवल बीजेपी को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो में अगर ये पूरा आधार लिया जाए तो बीजेपी हैज बिकम द सेंट्रल पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और देश की राजनीति प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी इस आधार पर आगे चलने वाली है। हमारे विरोधियों में एक बौखलाहट है कि सभी एक अव्यवहारिक गठबंधन करके इम्प्रैक्टिकल कोएलिशन के साथ हमें रोकने का प्रयास करें वहां पे। लेकिन हमें विश्वास है कि बिहार अगला राज्य होगा जिसमें अपनी ताकत पर और अपने सहयोगियों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जनता परिवार बीजेपी का सफाया कर देगी, ये कहना है जेडीयू नेता अली अनवर का। जेडीयू प्रवक्ता अली अनवर ने कहा कि देश में मोदी लहर खत्म हो चुकी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव भी हार चुकी है। फैसला तो वो सब लोग मिलके ही लेंगे जो कमेटी बनी है और माननीय मुलायम सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मर्जर हो गया है तभी ना वो अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्षता उन्होंने स्वीकार की है। अब अगर कोई बात है तो वो लोग मिलकर लेंगे। और देखिए चुनाव में जनता हमारे साथ है बिहार में। बिहार के चुनाव को लेकर के लोगों को एक्साइटमेंट है और स्वाभाविक है और पूरे देश में रहता है। बिहार ऐसा चीज है कि पूरे देश में, तो ये पक्का जानिए कि बिहार में जो मोदी जी का जो जलवा है वो सब खत्म हो गया, पूरे देश में ही खत्म हो गया। एग्जिट पोल सब आ रहा है, वो तो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है और इसका ट्रायल हो चुका है। उपचुनाव में इनको हरा चुके हैं हम लोग, दिल्ली का चुनाव तो बाद में हुआ। तो बिहार में जातिवाद को बढ़ावा देने वाले बयान पर कांग्रेस नेता अशोक चौधरी ने मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी खुद जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। अशोक चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर है।
तो बीजेपी दे रही है जातिवाद को बढ़ावा, ये कहना है कांग्रेस नेता अशोक चौधरी का। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान आया है कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अब पटना से आपको बता रहे ये खबर, जहां की कांग्रेस नेता अशोक चौधरी ने ये आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की खुद ही कथनी और करनी में फर्क है। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज की तारीफ की है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के सभी तबके के लिए काम कर रही है। में विश्वास है और वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ। और अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करते हैं, कल तक इस देश में बैंक खाता किसके पास होता था? बैंक खाता उसी के पास होता था जिसके बड़े बंगले होते थे और जिसके पास गाड़ी होता था। मजदूर और किसान के पास, जो खेत में काम कर रहा हो, मेहनतकश किसान के पास, वो कभी बड़ी तौर पर कल्पना नहीं करता था मजदूर की उसके पास बैंक खाता हो। तो वो गरीब के लिए है। अगर हम रियायत दे रहे हैं गैस के सिलेंडर में, उस गरीब के घर में जो उसके रसोई में गैस चल रहा है उसमें रियायत दे रहे हैं, तो गरीब के लिए है, गरीब महिला के लिए, उस गरीब घर में। तो ये सरकार गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए है, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, दलित समाज के लिए है और अनुसूचित समाज के लिए है। तो हमारा टारगेट ग्रुप फिक्स्ड है। तो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए महागठबंधन में शामिल होने के आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। मांझी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 25 मई से 28 मई के बीच मिलने के लिए समय मांगा है। उस दौरान मैं दिल्ली में रहूंगा। मांझी द्वारा प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगना संकेत है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा में शामिल होने के लालू के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। तो मांझी ने मोदी से मिलने का समय मांगा है। हालांकि ये कहा जा रहा था आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि मांझी को अपने पार्टी में जगह दी जाएगी, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, सारे कयास अब विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगी है। 25 से 28 तारीख के बीच का समय मांगा गया है, चिट्ठी लिखकर ये समय मांगा गया है। और इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं और इससे ये पता भी चलता है कि बीजेपी में अब शामिल होने जा रहे हैं जीतन राम मांझी। तो जनता परिवार में जीतन राम मांझी को शामिल करने के मामले पर एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा कि जेडीयू अगर चाहेगी तभी मांझी को जनता परिवार में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये जेडीयू और मांझी को ही तय करना है। नीतीश कुमार जी ने खुद ही ये बात रखी थी कि जल्द से जल्द जनता परिवार की बैठक हो और फैसला उसमें लिया जाए विलय का। इसलिए मैं समझता हूं कि आंख के ऑपरेशन के कारण ही वो नहीं आ पाए होंगे, और वरना वो खुद उनकी इच्छा थी कि वो आते। और जहां तक मांझी का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है और मेरा ख्याल है जनता परिवार को सोचना होगा कि उनको अपने साथ शामिल करना है या नहीं करना है, क्योंकि जदयू के साथ वो जुड़े हुए थे और जब तक जदयू फैक्शन जो है वो इसके लिए तैयार नहीं होता है, तब तक उनको जनता परिवार में लेना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। रांची में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मोदी सरकार की रक्षा नीति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय निरुपम ने कहा कि रक्षा उपकरणों की खरीद में धांधलीबाजी की जा रही है। और जिसकी जांच होनी जरूरी है। उन्होंने मोदी सरकार पर जनता के साथ किए गए वायदे पर यू टर्न लेने का भी आरोप लगाया है। संजय निरुपम ने रांची में कहा कि जिस महंगाई, कालाधन, देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, सरकार उससे मुकर रही है। तो कांग्रेस नेता संजय निरुपम जो कि रांची में आए हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
केंद्र की जो मोदी सरकार है लगातार जो भी वादे वो किए थे उन वादों से मुकर रही है। हालांकि सत्ता में आने का सबसे बड़ा यहाँ पर जो वादा उन्होंने किया था काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम रक्षा नीति को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर वादे किए गए थे, लेकिन अपने वादे से मुकर रही है मोदी सरकार और उनकी कथनी और करनी में पूरी तरीके से फर्क है। मोदी सरकार पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया है कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने। तो कांग्रेस लगातार अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है और लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान आते रहते हैं और विपक्षी जो दल है यानी कि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साधने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है। और खासकर अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो वो बिल्कुल भी इस मामले में पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसा ही मौका था रांची में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे कांग्रेस नेता संजय निरुपम, जिन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली मोदी सरकार पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल की थी, जिन वादों को लेकर मोदी सरकार आए थे, उन वादों का अभी कुछ भी उन वादों को साबित करने का मौका ही नहीं मोदी सरकार को मिल पाया है। क्या वजह है कि वादे पूरे नहीं हो पाए हैं? मोदी सरकार यू टर्न लेने का यहाँ पर संजय निरुपम ने आरोप लगाया है। तो बगैर उस परिषद के अनुमति की आप डिसीजन नहीं ले सकते। अभी तक उस परिषद को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बगैर परिषद को कॉन्फिडेंस में लिए क्या प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं? शायद नहीं ले सकते हैं। अगर लिया भी है तो उनको अपना प्रपोजल इस परिषद के पास रखना पड़ेगा रेटिफिकेशन के लिए। अभी तक उन्होंने परिषद के पास अपना प्रपोजल नहीं रखा है। तो वहां से आए, मेरे ख्याल से अप्रैल महीने में गए थे, आज मई खत्म होने को है, 1 महीना से ज्यादा हो गया। अभी तक भारत सरकार ने राफेल जेट विमानों के संदर्भ में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी धांधली हुई है और इस धांधली की जांच भी करनी पड़ेगी। संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरीके से लगातार अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर भड़ास निकालने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है और अब इसी क्रम में संजय निरुपम भी जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ झारखंड में गांव-गांव पांव-पांव कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर जो शीर्ष नेताओं का दौर लगातार झारखंड का दौरे पर है और जो भी नेता आ रहे हैं वो सीधा कटाक्ष मोदी सरकार पर करते हैं। और इनका एक तो जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो तो एक मुद्दा है ही, इसके अलावा वो लगातार ये बात जनता के बीच बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार जब बनने वक्त जिन जिन वादों को की थी और जिसके चलते वो सरकार में आई थी, उन सभी वादों पर वो बिल्कुल विफर गई है। और उनका साफ कहना है कि मोदी सरकार जो है वो सारे अपने वादे जो है उससे यू टर्न ले चुकी है और उनके विदेश के जो दौरे हैं लगातार उस पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आना शुरू होगा प्रश्न में, ये क्वेश्चन आना शुरू होगा कि सबसे ज्यादा विदेश दौरे किस प्रधानमंत्री ने किए हैं, तो शायद इस तरह के प्रश्न में भी आना चाहते हैं मोदी। इस तरह की कटाक्ष निरुपम जी ने की थी। तो कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस का आंदोलन है वो लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कहीं न कहीं इन आंदोलन का झारखंड में कम से कम वो अपनी जो पैठ है जो वो खो चुकी थी जमीन, उसको बनाने में जुटी हुई है। जी तो क्या लगता है मुकेश, जिस तरीके से लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं कांग्रेस की अगर बात करें तो इस तरीके से ऐसे बयानबाजी देकर क्या अपनी जमीन तलाशने में सफल हो पाएंगे कांग्रेस? क्या स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह के बयान देकर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक रूप देना चाह रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जो इनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर ये जरूर चर्चा का विषय यहाँ के लोगों के बीच में आ गया है। जो अब तक जो कांग्रेस एक तरह से गौन हो चुकी थी पूरे प्रदेश से, पर जिस तरह से कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी जमीनी स्तर से जो शुरुआत की है उसको लेकर एक बार ये जनता के पीछे चर्चा का विषय जरूर बन गया है। और इन लोगों ने जो मोदी सरकार के जो कारनामे कहें या फिर जो इनके वादे कहें, इसको लेकर जो एक चिट्ठा बनाया है उसको लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। अब इनकी जो सोच है वो जनता के बीच में कितने घर बना पाती है, ये में बताएगा। जी बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए साथ। We want them up, burn them, we want them down.
and see the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार झारखंड की खबरों में। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का गांव-गांव पाव-पाव कार्यक्रम ने रफ्तार पकड़ ली है। रांची से शुरू हुआ पदयात्रा कार्यक्रम अब गांव के चौपाल तक पहुंच गया है और पार्टी के नेता इसे आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। चानो प्रखंड के शिलगाई से कांग्रेस का ये पदयात्रा निकाला गया है। पदयात्रा कार्यक्रम में पार्टी के नेता ग्रामीणों से मिलने जुलने के साथ साथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से जुड़ी नाकामियों का पर्चा बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों से कहा है कि वो जनता का सेवक बने, शासक न बनने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को झारखंड की उपराजधानी दुमका में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सरकार जनता के लिए है और समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि विभाग के अधिकारी तत्परता से कार्य करें, झारखंड को स्वस्थ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक कोशिश करें। तो स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है और लगातार इस तरीके के कंप्लेन आ रहे हैं, इसको देखते हुए सीएम रघुवर दास ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने यहां पर अधिकारियों को हिदायत दी है कि जनता के सेवक बने, शासक बनने की कोशिश न करें, प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच सके। जो अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसकी शुरुआत माननीय नरेंद्र भाई मोदी। तो बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के फेज 2 में बन रहे नवनिर्मित सरकारी अस्पताल के पास 10 किलो का कैन बम बरामद किया गया है। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। इस दौरान पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पुलिस के कई आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे हैं और बम को डिफ्यूज किया गया है। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए साधना न्यूज। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। राहुल गांधी की यात्रा को भी तो राजनीतिक रूप दिया गया ना। राजनीतिक रूप नहीं दिया गया, गलत ढंग क्यों राहुल गांधी को भी चारधाम यात्रा में क्यों केवल आप केदारनाथ तक लेके गए? देखिए, सबसे टफ हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे ज्यादा नुकसान जहां हुआ था वो केदारनाथ। आप ये दिखाना चाहते थे कि राहुल गांधी जैसा सोफिस्टिकेटेड आदमी अगर केदारनाथ जा सकता है तो देश का कोई भी आदमी जा सकता है। बिल्कुल यही हमारा मकसद भी था, क्योंकि एक फिगर है और ये मैं समझता हूँ कि एक अभिनव प्रयास है। ये नहीं कहा जा सकता कि अकेले राहुल गांधी को वहाँ पर बुलाया गया, उससे पहले रामदेव जी को बुलाया गया। देखिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ क्रॉस फायर शनिवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो देवघर में नगर निगम चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी का माहौल है, लोग काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि मेयर सीट के लिए
दर्ज कराने को लेकर प्रत्याशियों के बीच होड़ मची हुई है। मेयर प्रत्याशी सावित्री देवी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शहर में विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली और इस दौरान सावित्री देवी ने अपनी जीत का दावा किया। देख रहे हैं आप, पीछे जैसा कैमरा लगाइए और देखिए क्या कितना भीड़ है और जन समर्थन हमको मिल रहा है। लगता है पूरे देवघर के आदमी मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरे बाबा नगरी जय जयकार कर रही है। विकास के लिए ही निकले हैं और विकास के बाबा नगरी में विकास होना बहुत जरूरी है। संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, इस खबर पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी सुचित्रा, मैं आपको बता दूं कि देवघर में नगर निगम चुनाव 2015 में हो रहे हैं और ये 26 को मतदान होने हैं और इसको लेकर जो है मेयर प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मतदान के नतीजों को देखते हुए काफी तूफानी अंदाज में सारे प्रत्याशी अपने अपने जनसंपर्क साधने से जुटे हुए हैं और लगातार कर रहे हैं। और इसी दिशा में आज मेयर प्रत्याशी जो है सावित्री देवी ने मोटरसाइकिल रैली अपने साथ में निकाला और वहीं दूसरी और एक और प्रत्याशी अन्य प्रत्याशी राजन खवाड़े ने भी अपने पत्नी राजन रीता खवाड़े के समर्थन में उन्होंने निकाला यात्रा निकाला। जी तो रंजीत, किस प्रत्याशी की यहाँ पर जीत सुनिश्चित की जा रही है? जिस तरीके से सभी जो प्रत्याशी है अपना दावा ठोक रहे हैं यहाँ पर। जी सुचिता, मैं बता दूं कि यहाँ पे कुल 7 प्रत्याशी यहाँ पे मेयर प्रत्याशी यहाँ पे रन में है, मैदान में है और कुल मिला के ये बोला जाए कि ये चौतरफा है कि 4 प्रत्याशी पूरी रेस में है और ये अभी कहना मुश्किल है कि कौन प्रत्याशी आगे निकल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रंजीत। तो मेयर पद के चुनाव की जंग तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि सावित्री देवी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। इधर रीता नारायण की बात करें, वो भी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी ये जता रहे हैं कि सभी जो है मजबूत प्रत्याशी हैं। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि कौन इस रेस में पहले नंबर पर आता है, लेकिन लगातार सभी दावा ठोक रहे हैं इसमें जीत हासिल करने के लिए। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के फेज 2 में बन रहे नवनिर्मित सरकारी अस्पताल के पास 10 किलो का कैन बरामद किया गया है। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया है। इस दौरान पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो बम निरोध यहाँ पर एक केन बरामद किया गया है जिसमें बम पाया गया है। आपको बता दें कि बम को हालांकि जो दस्ता था उसने डिफ्यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो लगातार जांच में जुटी हुई है कि आखिर क्या वजह है और यहाँ पर बम मिला है। आपको बता दें कि 10 किलो का केन में बरामद हुआ है और बम को डिफ्यूज किया जा चुका है। रांची के पौष इलाके कहे जाने वाले मोरहाबादी मैदान से लालपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 2 बाइक भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 4 अपराधी रांची के मोरहाबादी मैदान में आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सभी अपराधियों का पहले भी अपराधी रिकॉर्ड रहा है। तो रांची के पौष इलाके से 4 शातिर अपराधियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 पिस्टल और 2 बाइक बरामद किए गए। हालांकि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में पता चला है कि इनका पूरा गिरोह है जो इस तरीके के कामों को अंजाम देता है। दरभंगा में पैक्स व्यापार मंडल और सरकार के 2 पाटन के बीच पिस रहे किसान और उनकी समस्याओं पर हो रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लहेरिया सराय के पोलो मैदान पर धरना दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 7 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक धान की खरीद नहीं हो सकी है। तो धान खरीद नहीं होने पर किसानों ने विरोध जताया है। लगातार जो किसान है वो समस्याओं
से ग्रसित हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। सब अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बजाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन किसान जो है वो दो पार्टों में पिस रहे हैं और इसी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया था। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का ये प्रदर्शन था, जहां धान खरीद नहीं होने पर विरोध जताया गया है। तो दरभंगा की ये खबर है, जहां की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन धान खरीद नहीं होने पर विरोध जताया गया है कि धान की खरीद नहीं हो रही है, किसान काफी परेशान है। वैसे भी किसानों की जो स्थिति है बद से बदतर है। मौसम की मार पहले से ही किसान झेल रहे हैं और अब धान की खरीद नहीं होने से किसानों की हालत और भी बदतर हो गई है। लेकिन सरकार अपने ही राग अलाप रही है और इसी के बीच में यहाँ पर जो किसान हैं वो पीस रहे हैं और इसी को लेकर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने प्रदर्शन किया। तो बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनसे हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में चल रहे कार्यों पर। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष जो हुए उस पर पूरी सरकार कैसे काम की, क्या रहा, और इन सब के साथ बात करेंगे संगठन में जो उठापटक चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव साहब, शुक्रिया आपका। स्वास्थ्य विभाग में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। अभी आपने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है ये योजना? देखिए, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने एक योजना को संचालित करने का प्रयास किया। उन परिस्थितियों में जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों का कमी बनी हुई है, हालांकि हमने अभी 421 डॉक्टर्स का नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसमें करीब 300 डॉक्टरों ने अपना योगदान भी देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बावजूद उसके एक बहुत बड़ी जो मैं समझता हूं कमजोरी रही है उत्तराखंड की, वो कहीं ना कहीं इसके आर्थिक संसाधनों का न होना। और उन परिस्थितियों में जब किसी व्यक्ति के पास संसाधन नहीं होते हैं और वो बीमार होता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, उसके पास धन नहीं है, तो कहाँ जाएगा। तो इस पर विचार मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया और ये साहसिक निर्णय के रूप में इसको देखा जाना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य बीमा योजना को हम लोगों ने लॉन्च किया 1 अप्रैल 2015 से। इसमें 50,000 रुपए तक का जो है मुफ्त इलाज होगा हर उस व्यक्ति का जो सरकारी कर्मचारी नहीं है या जो आयकर श्रेणी से बाहर का व्यक्ति है, उसका पूरा का पूरा परिवार इस योजना से आच्छादित होगा। ये हमारी योजना है। सरकार के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है, आप भी इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी योजना लागू ही नहीं हुई, लागू चल भी रही, शुरू है। लोग कहते हैं कि जिसको इसका फायदा मिलना चाहिए और साथ में उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। क्या इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पा रही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी योजना है और इसमें करीब 85% जनता को लाभान्वित किया जाना है। इसमें हमारी पूरी की पूरी शक्ति हमने लगाई है, पूरी मेहनत हम लोगों ने इसमें की है कि कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको कैसे हम उपचार निःशुल्क उपलब्ध करा सकें, इस पर हम लोगों का फोकस है। कहीं भी लापरवाही का कोई कारण नहीं बनता है। जब बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक रूप से उन परिस्थितियों में कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है और समय पर हम लोग इसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि योजना जिस तरह से लागू हुई उस तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम बना रखा है आपने? मॉनिटरिंग के लिए पहली बात तो ये है कि अभी कार्ड्स दिए जाने बाकी हैं। कार्ड्स में हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और बहुत